गुड मॉर्निंग। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर जो केस स्टडीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जीएसटी केस स्टडीज क्या होती है और कैसे वो केस स्टडीज की जाती है, तो वो देखेंगे आज। फर्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं उसके अंदर, केस स्टडीज के अंदर। तो मिस्टर एक्स इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज द पेट्रोल। पेट्रोल या फिर मशीन ऑयल वो बेच रहा है, उसको बिजनेस कर रहा है। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर लिमिट, whether the supply of machine oil is only to be considered or not। यानी सिर्फ सप्लाई ऑफ मशीन, यानी यहाँ पे कितने की मशीन ऑयल को ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा या फिर टर्नओवर लिमिट भी लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हमें वो डिस्कस करना है। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आता है, यानी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पे टर्नओवर की तो बात ही नहीं होगी। सो द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर और टर्नओवर ऑफ द मशीन ऑयल और द पेट्रोल आर टू बी कंसिडर्ड। वो कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं बनता। सेकेंड देखते हैं तो मिस्टर एबीसी लिमिटेड हैविंग टू ऑफिसेस, वन इन दिल्ली एंड अनदर इन कलकत्ता। The turnover of Delhi branch is 30 lakhs and turnover of Kolkata branch is 20 lakhs. Check the eligibility of the registration under the GST। देखा जाए तो हमारा रूल बनता है कि हेड ऑफिस हो या ब्रांचेस हो, कोई भी हो, जब टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं तब सारा इकट्ठा कर दिया जाएगा, यानी सब कुछ मिला दिया जाएगा। 30 लाख और 20 लाख दोनों को मिला के 50 लाख कर दिया जाएगा। तो 50 लाख के हिसाब से तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है एज पर द रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अंडर जीएसटी, टर्नओवर ऑफ द वन पैन इज टू बी क्लब विद द वेरीफाई एलिजिबिलिटी अंडर द रजिस्ट्रेशन, यानी उसको क्लब किया कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। The limit for GST registration is 40 lakhs. If the trader is engaged in business of supplying the goods other than the special category, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर नहीं आता है और तो बाकी के लिए 40 लाख की हमारे पास लिमिट है। तो यहाँ पे इन द गिवन स्टेट द टोटल टर्नओवर इज 20 प्लस 30 प्लस 20, टोटल 50 लैक्स हो जाता है। माइनस नहीं है वहां पे, इक्वल टू है। और इज ग्रेटर देन 40 लैक्स, वो 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो एबीसी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो एबीसी लिमिटेड इज मेकअप द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द डायरेक्टर सिटिंग फॉर सर्विसेज रैंडम रेंडर्ड बाय हिम अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम का फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एज डायरेक्टर वॉज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। अब डायरेक्टर तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एबीसी लिमिटेड को ही क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। वेदर इट विल बी द पार्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ एबीसी, वो एबीसी के टर्नओवर के अंदर उसको काउंटिंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो रूल जो हमारा कहता है कि जब आप इनवर्ट सप्लाई करते हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, तो वो उसके अंदर टर्नओवर के अंदर कैलकुलेशन में नहीं होता है। सो एज द जीएसटी ऑफ द डायरेक्टर सिटिंग फीस इनवर्ट सप्लाई अंडर दैट आरसीएम विच इज स्पेसिफाइड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के मीनिंग से वो बाहर है। सो द कैलकुलेटिंग जीएसटी ऑन सच सिटिंग फीस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है जो सोल्ड गुड्स टू पीक्यूआर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेच रही है। रजिस्टर्ड डीलर अंडर द जीएसटी ऑफ ₹10 लाख जो रजिस्टर्ड है। पीक्यूआर लिमिटेड पेड द जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और पीक्यूआर लिमिटेड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से वो पेमेंट कर रहा है। वेदर सच सप्लाइज टू बी कंसिडर कैलकुलेटिंग टर्नओवर। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर है वो एक्सक्लूडेड होता है। सो आउटवर्ड सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज गिवन विच इज टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। अगर इनवर्ड सप्लाई है तो वो आरसीएम के अंदर नहीं काउंट किया जाता, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई है या जब आप पे कर रहे हो तो आपको वो काउंटिंग में आता है, which is to be included in the calculation of turnover as inward supply under RCM is specifically excluded, जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इनवर्ड सप्लाई होता है वो एक्सक्लूडेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एबीसी लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, और उसका टर्नओवर है 27 लाख रुपए। दे ऑल्सो अपॉइंटेड एज एन एजेंट ऑफ पीक्यूआर, एबीसी लिमिटेड का एक एजेंट है जिसका नाम है पीक्यूआर। ओके, टर्नओवर अचीव्ड बाय द एबीसी लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ पीक्यूआर इज 20 लाख। यानी पीक्यूआर बेच रहा है, एबीसी का माल बेच रहा है, तो उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो 20 लाख का उसका टर्नओवर है। वेदर एबीसी लिमिटेड सपोर्ट टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। तो एज पर द रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी और एलिजिबिलिटी अगर चेक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन टर्नओवर ऑफ पर्सन हिमसेल्फ प्लस टर्नओवर, यानी उसका तो खुद का होगा, उसके एजेंट ने बेचा है वही उसका माल भी होगा।
सो अचीव्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज टू बी अटेंड, यानी उसने एजेंट ने जो बेचा है वो खुद नहीं बेचा ऐसा कंसिडर कर दिया जाएगा और वो भी उसके अंदर ऐड किया जाएगा। सो नाउ इन द गिवन केस टर्नओवर ऑफ एबीसी लिमिटेड इस पर 27 लाख रुपए है और 20 लाख कुल मिला के हो गया 47 लाख रुपए, विच इज मोर देन 40 लैक्स, वो 40 लाख से ज्यादा है और इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सो एबीसी लिमिटेड सपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। नेक्स्ट केस लेते हैं, तो उसके लिए पहले हम उसके लिए रूल्स रिगार्डिंग रूल देख लेते हैं। तो रूल्स क्या है, लिमिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो लिमिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर दिखा रखा है कि पहले 10 लाख की लिमिट है MMNT कंट्रीज के लिए, यानी स्टेट के लिए, सॉरी। तो एक ऐसे स्टेट है जो MMNT में आते हैं, तो वो 4 स्टेट के अंदर 10 लाख की लिमिट है। वो MMNT क्या होता है, तो होता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, दैट इज MMNT। ओके, आप इसको शॉर्ट नेम से याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके सिवा जो है 20 लाख की जो लिमिट आती है इन द लिखा हुआ है वो गुड्स और सर्विस दोनों के लिए है, और ऊपर भी हमारे पास 10 लाख की जो लिमिट थी वो गुड्स और सर्विस दोनों के लिए थी। उसके अंदर होता है APMSUP, इसका मतलब होता है AP दैट इज अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मेघालय, S फॉर सिक्किम, U दैट इज तेलंगाना, उत्तराखंड एंड द पौंडीचेरी। ओके, तो यहाँ पे T रह गया है, APMSTUP होता है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, और तेलंगाना उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद पौंडीचेरी। ये 20 लाख की लिमिट है। अब बात करते हैं 40 लाख के लिए। इफ द फॉलोइंग स्टेट द टर्नओवर लिमिट ऑफ द सर्विस इज 20 लैक्स और गुड्स के लिए 40 लैक्स है, तो इफ द पर्सन एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी आपके जो स्टेट में वो बिजनेस कर रहा है उसी स्टेट के अंदर वो सेल कर रहा है, तो ऐसे के लिए हमारे पास है जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट जो बाकी सारे हैं, ये सारे स्टेट के अंदर ये रूल एप्लीकेबल होता है कि जिसके अंदर आपको गुड्स का जो नियम, गुड्स के लिए आपके 40 लैक्स है और जो सर्विसेज है उसके लिए आपको 40 लैक्स दे रखा है और सर्विसेज के लिए आपका 20 लैक्स है। सो इफ द पर्सन इज एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स, इसके अंदर ये आता है। तो इसके बिहाफ पे अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी है। द एक्सेप्शन टू लिमिट ऑफ 40 लैक्स इन द गिवन स्टेट, जो ये स्टेट्स है उसके अंदर 40 लैक्स की लिमिट नहीं लगती है। फर्स्ट दे रखा है पर्सन फॉर हुम द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उसके लिए 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कुछ मायने नहीं रखता, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेकेंड, अ पर्सन हु इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ आइसक्रीम, एडिबल ऑयल, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टोबैको एंड सब्स्टिट्यूट्स, यानी टोबैको से बनाई हुई और कोई भी चीज है, ओके, और उसके सब्स्टिट्यूट्स पे जो यूज होती है ऐसी कोई भी चीज है, एडिबल आइस है या फिर पान मसाला है या फिर आइसक्रीम है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्सेप्शन के लिए 40 लाख का कोई लिमिट नहीं रखता। और दे रखा है पर्सन हु इज एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, और वो स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर आता है, जैसे कि अभी हमने देखा MMNT, यानी यहाँ पे MTMN हो गया है, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, एंड अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे हमारे पास था मिजोरम था, सिक्किम था, उत्तराखंड था। तो ये जो थे यूपी और ये जो तेलंगाना, ये जो है इसके लिए अदर स्टेट, इनके सिवा की बात चल रही है। द पर्सन हु इज एंगेज इन इंस्टाडेट सप्लाई ऑफ द अदर स्टेट की बात करें, उसके अंदर ये एक्सेप्शन रूल्स है। तो केस स्टडीज इसके लिए दिखे जाती है। तो फर्स्ट केस स्टडी हमें दे रखी है कि एक्स हैविंग द प्लेस वैल्यू, कि वहां पे बिजनेस गुजरात में चल रहा है एंड मणिपुर, द टर्नओवर ऑफ द गुजरात इज 20 lakhs एंड मणिपुर इज 12 lakhs, whether he is supposed to be registered under the GST, why? यहाँ पे क्वेश्चन पहला हमें बताया गया था कि भी गुजरात में बिजनेस कर रहा है, गुजरात में और मणिपुर के अंदर है, दोनों जगह पे बिजनेस कर रहा है। गुजरात के अंदर 20 लाख का है जबकि मणिपुर के अंदर 12 लाख का है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और क्यों करवाना पड़ेगा? As Mr. X have a business in special category state, so the limit is 10 lakhs as an applicable to Manipur. स्पेशल केसेस के अंदर आता है तो यहाँ पे ये 10 लाख की लिमिट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे इज द गिवन केस टर्नओवर ऑफ मणिपुर इज 12 एंड गुजरात इज 20। हमें पता है कि जब भी एक ही बंदा अगर अलग अलग एक ही पैन के तहत अगर कोई भी कहाँ पे काम कर रहा है, वो अलग अलग स्टेट में भी हो, तो उसका हम क्या कर देंगे, उसको क्लब कर देंगे। सो यहाँ पे टोटल हो गया 32 लैक्स विच इज ग्रेटर देन 10 लैक्स।
सो द मिस्टर एक्स इज कंपेल्ड टू रजिस्टर ऑफ जीएसटी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर सिर्फ मणिपुर का भी देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा बनता है, तो अकेला मणिपुर में भी बिजनेस करता और गुजरात में नहीं भी करता तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्टर एस हैविंग अ बिजनेस इन बड़ोदरा, टर्नओवर 5 लाख एंड उत्तराखंड इज 25 लाख। उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड जो हमारे पास स्टेट बनता है उसके अंदर हमारे पास 10 लाख की लिमिट नहीं, 20 लाख की लिमिट है। ओके, और वडोदरा में बिजनेस कर रहा है 5 लाख। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 25 लाख और 5 लाख नहीं, तो टोटल यहाँ पे सॉरी 25 और 5 कुल मिला के 20 हो जाएंगे, सॉरी 30 हो जाएंगे। सो एज अ बिजनेस स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर आता है एंड दर सोल्ड लिमिट इज 20 लाख। सो टोटल ओवर और टर्न ओवर यहाँ पे हो जाता है 10 लाख प्लस 5 लाख, यानी सॉरी यहाँ पे 25 लाख प्लस 5 लाख हो जाएगा, तो 35 इज लेस देन 20 लाख, वो 20 लाख से कम है यहाँ पे। सो नॉट रजिस्टर्ड। देखो यहाँ पे देखा गया था कि आपका उत्तराखंड के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन किया गया है, तो स्पेशल कैटेगरी के अंदर उत्तराखंड आता है। नेक्स्ट है कि मिस्टर ए इज एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ द डे इन आसाम। ओके, ही एग्रीगेट टर्नओवर इज 20 lakhs, इज करंट फाइनेंशियल ईयर, इज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। असम हमारे स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है। सो एज इन केस ऑफ असम, इंस्टाटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स लिमिट इज 40 lakhs, सो नॉट रजिस्टर्ड असम के अंदर। बाकी सारे जो स्टेट है उसके अंदर आता है तो 40 lakhs की लिमिट है, और यहाँ पे सप्लाई कर रहा है इंट्रास्टेट। ओके, तो यहाँ पे 20 lakhs नहीं 40 lakhs की लिमिट है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यही केस के अंदर अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दे, इन द अबव एग्जांपल ही इज रेंडरिंग सर्विसेज, तो कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर गुड्स की जगह सर्विसेज करता है तो सर्विसेज के लिए हमारे पास एज इन द केस 20 lakhs इज लिमिट, तो ही शुड गेट रजिस्टर्ड, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स के लिए हमारे पास 40 lakhs की लिमिट थी, सर्विस के लिए हमारे पास 20 लाख की लिमिट थी, तो 20 lakhs एग्जैक्टली हो रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर यही एग्जाम्पल के अंदर ऐसा बोल दिया जाए कि इज एंगेज इन पान मसाला बिजनेस, विल यू आंसर डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो पान मसाला जो है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आता है। सो इफ द पर्सन इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विस बोथ द लिमिट ऑफ रिड्यूस टू 20 lakhs, सो ही शुड बी गेट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। उसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि पान मसाला, टोबैको, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एडिबलाइज, ये सब जो होता है वो रजिस्ट्रेशन में आता है। इफ इन एग्जाम्पल ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स बोथ, तो वो दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला है आंसर में? तो इफ द पर्सन इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, द लिमिट विल बी रिड्यूस टू 20 lakhs, 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। अगर दोनों चीज कर रहा है तो उसको 20 लाख का लिमिट मिलता है। ऐसे केसेस के अंदर यहाँ पे उसका टोटल हो रहा है टर्नओवर 22 लाख हो जाता है, तो समझ लो कि 20 लाख से ज्यादा है, सो ही शुड बी गेट रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल के ऊपर बाकी सारे 3-4 केसेस ऐड करके करवाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स जो की है वो तेलंगाना से है, फ्रॉम तेलंगाना, एंगेज इन बिजनेस इन गारमेंट्स, इंट्रास्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 25 lakhs, उसका 25 lakhs करंट ईयर का है। ओके, और रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में है। सो क्वेश्चन पहला पूछा गया वेदर ही शुड बी रजिस्टर्ड विद जीएसटी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आंसर होता है तेलंगाना टर्नओवर लिमिट हमारे पास 20 लाख की है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि 25 लाख हो रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इफ द टर्नओवर इज 15 lakhs, देन कोई आंसर में फर्क पड़ेगा? तो हाँ, 20 लाख की लिमिट है, तो नॉट टू रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। इफ द एंगेज इन बिजनेस ऑफ आइसक्रीम, इट विल बी आंसर डिफरेंस, अगर वो गारमेंट की जगह आइसक्रीम का बिजनेस करता होता तो आइसक्रीम टोबैको प्रोडक्ट जो होता है उसका एक्सेप्शन केस है 40 lakhs के लिए, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू तेलंगाना, एंड ही शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो मिस्टर एक्स ऑफ द तेलंगाना एंगेज इन बिजनेस ऑफ गारमेंट्स, वही क्वेश्चन हमारे पास वापस आया, लेकिन उसके अंदर हम देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। इफ ही सप्लाई द गुड्स 15 lakhs एंड सर्विस 10 lakhs, व्हाट इज योर आंसर? क्या फर्क पड़ेगा? अगर 25 लाख जो है उसमें 15 लाख गुड्स का है, 10 लाख सर्विस के लिए है, तो भी हम टोटल टर्नओवर देखा जाए तो उसका 25 लाख बन जाता है। ओके, तो 25 लाख तो हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ज्यादा ही है, 20 लाख से ज्यादा ही है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ ही हैड एन अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन गुजरात, या टर्नओवर 25 लाख हो जाएगा, तो तेलंगाना से को निकाल के हम अगर यही चीज गुजरात में होती और हमारा जो लिमिट था वो 25 लाख करते तो वहां पे लिए हमारे पास 20 लाख का रूल है, तेलंगाना नहीं है, तो
Okay, the through he has an other business in Gujarat, but the limit should be the 20 lakhs. तो ओनली तेलंगाना के लिए 20 लाख की, सो ही शुड बी गेट रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एक केस देखते हैं, वही केस के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है 6 की, ही हैड द अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन मिजोरम एंड द टर्नओवर ऑफ तेलंगाना इज 15 lakhs एंड मिजोरम 2 lakhs। व्हाट इज द आंसर? यानी तेलंगाना के साथ साथ वो मिजोरम में भी काम कर रहा है। तेलंगाना का हो रहा है 15 लाख और मिजोरम का हो रहा है 2 लाख। अब देखो, तेलंगाना और मिजोरम MMNT में आता है, तो उसके अंदर 10 लाख की लिमिट है, तो यहाँ पे 15 और 2 मिला के 17 लाख हो जाएंगे। तो वहां पे उसको 10 लाख से ज्यादा है मिजोरम एंड तेलंगाना दोनों के लिए, तो यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। सो ही गेट रजिस्टर्ड। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि इफ ही हैड 3 स्टेट सप्लाई, वडोदरा में 5 लाख कर रहा है, त्रिपुरा में 2 लाख कर रहा है, और तेलंगाना में 12 लाख कर रहा है, तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? तो एज अबव केसेस, अगर अलग अलग स्टेट में भी करता है तो सभी स्टेट्स का जो भी रन होगा उसको हम क्यूबेट कर देंगे। तो उसको क्लब करने के बाद हमारे पास टोटल बन जाता है 19 lakhs, और लिमिट होती है हमारे पास 10 लाख की। सो ही शुड गेट द रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बेसिकली ही इज फ्रॉम तेलंगाना, तो वो कहीं पे भी सप्लाई करेगा, इंटरस्टेट सप्लाई होगा। ओके, तो हेड ऑफिस तेलंगाना होगी, तो तेलंगाना के लिए हमारे पास वो 10 लाख का रूल है, तो वो अप्लीकेबल होगा। मिस्टर ए जो है, एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ऑफ पंजाब, a farmer engaged in activities of growing a wheat and rice in his the farm giving in a year। एक साल के अंदर वो wheat या rice प्रोड्यूस कर रहा है। He decided to be trade both agriculture in respect of open market। Whether Mr. A is supposed to be registered, उसको रजिस्टर करवाना चाहिए। He decided to trading of both agriculture product about amount rupees 32 lakhs and 9 lakhs। 32 lakhs और 9 lakhs दोनों के लिए होता है। तो पंजाब के अंदर है, एंगेज इन एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग है। तो as per the provisions of the GST Act, a person who is in agriculture is not doing a trading activity have no need to be registered। अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है और वो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। बट इफ द एग्रीकल्चर स्टार्ट द ट्रेडिंग एक्टिविटी इन ओपन मार्केट, अगर आप वो मार्केट के अंदर वो क्या करेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, सपोज रजिस्ट्रेशन अंडर द GST इज अ गिवन केस। Mr. A is a farmer and start the trading activity also supposed to be registered under the GST, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर if the turnover is exceeding the limits of the exceeding limit of the state, in case of पंजाब मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 40 लाख है, और यहाँ पे 41 lakhs हो रहा है, 32 + 9, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट केस में देखते हैं कि मिस्टर ए हैविंग अ बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। हैंडक्राफ्ट बिजनेस है उस एक्टिविटीज इन मध्य प्रदेश, and supply of the product of other state Gujarat is turnover is 27 lakh। मध्य प्रदेश से गुजरात में वो बिजनेस कर रहा है, इंट्रा स्टेट है। वेदर हिज टू बी सपोज टू बी रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यस, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर इफ द टर्नओवर इज 15 lakhs हो गया, तो बोले 15 lakhs होता है तो नो नीड टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि लिमिट हमारे पास 20 लाख की है। अगर इफ द मिस्टर ए बिलोंग टू सिक्किम और टर्नओवर 9 lakhs होता है, तो व्हाट विल यू आंसर? तो बोले सिक्किम के लिए हमारे पास लिमिट होती है 20 लाख के लिए, लोग नॉट टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज द लिमिट इज 20 lakhs। सिक्किम के लिए हमारे पास है 20 लाख की लिमिट। एनी पर्सन हु इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, इंट्रास्टेट सप्लाई अगर है, इंटरस्टेट सप्लाई अप टू ₹20 lakhs इज एक्सेप्टेड। ये रूल है यहाँ पे। आप सिक्किम के लिए 20 लाख का लिमिट ही है, लेकिन साथ में ये रूल भी है कि अगर कोई भी बंदा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर है और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए 20 लाख तक का जो है वो एग्जेम्प्टेड है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास आंसर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो इसके बाद एक और रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रूल है हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में, कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो व्हेन डिड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द GST, आप GST के लिए अप्लाई कब कर सकते हैं? सो कोई भी बंदा होगा इज लायबल टू रजिस्टर अंडर द सेक्शन 22 और 24 इन द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज सपोज टू रजिस्टर अंडर द GST। उसको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल डेट्स होगी, उसको 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है।
इसके हिसाब से उसकी केस स्टडीज देखते हैं। सो मिस्टर एक्स इज स्टार्टेड अ बिजनेस इन गुजरात ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसने बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही वांट्स टू रजिस्टर वॉलेंट्री, उसको वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑन और बिफोर विच डेट का सपोज टू बी रजिस्टर्ड, कब वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? तो 1 अप्रैल को वो रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, तो ही सपोज टू बी रजिस्टर्ड अप टू 30 अक्टूबर, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवा देना पड़ेगा। सो 1 अक्टूबर से स्टार्ट करें तो 30 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस इन सिक्किम ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इज टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs ऑन 25 जून। यानी साल की शुरुआत में तो नहीं था, अगले सालों में भी नहीं होगा शायद, लेकिन करंट ईयर में 25 जून आते आते उसका 20 लाख हो गया। यानी आधा साल ही, 3 ही महीने हुए और 20 लाख से ऊपर उसका हो गया। सो ऑन और बिफोर विच डे टू सपोज रजिस्टर, तो उसको रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा? तो यहाँ पे ही इज टू बी रजिस्टर्ड अप टू 25 जुलाई। 25 जून को उसका जो एक्सीडिंग लिमिट हो रही है 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो 25 जून से एक महीना यानी 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 25 जुलाई तक उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केस स्टडीज के अंदर आगे देखते हैं, तो मिस्टर एक्स हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन बड़ौदा, बिजनेस में वो बिजनेस कर रहा है बड़ौदा के अंदर, एंड बिजनेस एक्टिविटीज विद इन द गुजरात, गुजरात के अंदर ही है, यानी इंट्रा स्टेट है ऑनली। वेर ही सपोज टू रजिस्टर, उसको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो बड़ौदा में बिजनेस कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको बड़ौदा में ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ही सपोज टू बी रजिस्टर्ड इन बड़ौदा ओनली, यानी जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वहीं पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक्स लिमिटेड है, वो एंगेज इन बिजनेस ऑफ गारमेंट्स एंड हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस एट बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर उसके रजिस्टर्ड ऑफिस है, एंड 2 different branches एट द बड़ौदा एंड दाहोद अंडर द टॉकिंग ए सेम बिजनेस लाइक द हेड ऑफिस, यानी वो वही काम कर रहा है, टेकिंग सेम बिजनेस कर रहा है, हेड ऑफिस जो कर रहा है, यानी कि बड़ौदा में जो हो रहा है गारमेंट्स का बिजनेस। वेर इज सपोज टू रजिस्टर, सेम थिंग यहाँ पे बड़ौदा का से, बड़ौदा उसका हेड ऑफिस है तो बड़ौदा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस इज बड़ौदा। यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि प्रिंसिपल बेस बड़ौदा है, हेड ऑफिस बड़ौदा है, सो उसको रजिस्ट्रेशन बड़ौदा से ही करवाना पड़ेगा। इफ द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट गिवन, अगर आपको प्रिंसिपल प्लेस यानी हेड ऑफिस का पता नहीं दिया गया है, and that he is to branch under the taking the different activities of business, और ब्रांच पे कोई और तरीके का बिजनेस कर रहा है, देन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन टू बी डन फॉर ऑल द ब्रांचेस। यानी बड़ौदा में अगर गारमेंट का बिजनेस कर रहा है और दाहोद में अगर कोई और बिजनेस कर रहा है, तो उसको बड़ौदा और दाहोद दोनों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग होगा उसका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास है मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट बड़ौदा एंगेज इन द गारमेंट बिजनेस एंड सूरत ब्रांच इज इन अ डायमंड बिजनेस। देखो बड़ौदा में बिजनेस कर रहा है गारमेंट का, सूरत में ब्रांच का बिजनेस कर रहा है डायमंड का। अहमदाबाद ब्रांच इन द मशीनरी, यानी अभी अभी बताया कि अहमदाबाद में भी कर रहा है तो मशीनरी बिजनेस कर रहा है। मैनेजमेंट डिसाइड नॉट टू गिव द डिक्लेरेशंस फॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, देन वेयर इज टू बी रजिस्टर्ड, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है? तो अभी हमने बोला कि अगर अलग अलग ब्रांचेस है और सारे बिजनेस अलग अलग हो रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन सबकी जगह पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स लिमिटेड is supposed to be registered at the all 3 different places, बड़ौदा, सूरत एंड अहमदाबाद, क्योंकि तीनों का बिजनेस अलग अलग है। एक जगह पे आप देख रहे हो डायमंड बिजनेस है, एक तरह का गारमेंट बिजनेस है, और एक जगह मशीनरी का बिजनेस है, तो उसको रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स लिमिटेड है द हेड ऑफिस एट बड़ौदा, बड़ौदा के अंदर उसकी हेड ऑफिस है, 2 डिफरेंट ब्रांचेस है, वन एट सिक्किम एंड अनदर इज बॉम्बे, यानी दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर भी है। द टर्नओवर इज 25 lakhs, टर्नओवर 25 लाख है। डिस्कस वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि नहीं है। सो एज लोअर टर्नओवर लिमिट ऑफ द सिक्किम इज 20 lakhs, विद इन द गिवन केस स्टडी टर्नओवर इज 25 lakhs, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इससे 25 लाख, देखो यहाँ पे बताया गया है कि उसके हिसाब से सिक्किम के अंदर देखा जाता है। सो एक्स लिमिटेड हैज सपोज टू बी रजिस्टर्ड इन ऑल 3 states. If the one of the branch is eligible for the composite levy scheme, then rest of the branches belonging to one PAN is eligible to register under the scheme and vice versa. यानी अगर एक ब्रांच भी होता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो बाकी 2 ब्रांच में भी कॉम्पोजिशन स्कीम ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक ब्रांच में आप कॉम्पोजिशन की और दूसरी जगह पे आप रेगुलर स्कीम अप्लाई करना चाहो तो नहीं कर सकते, ये जीएसटी का रूल है।
नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। एस लिमिटेड इज एंगेज इन टैक्सेबल प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश एंड इट्स टर्नओवर एक्सीड दैट लिमिट दे रखा है ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसकी लिमिट क्रॉस कर दिया, जो उसने हमारा 20 लाख या 30-40 लाख का लिमिट है। सो ही इज अप्लाई ऑन 30 अक्टूबर। सो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? उसने लिमिट हमारा क्रॉस कर दिया 1 अक्टूबर को, विद इन 30 डेज उससे अप्लाई भी कर दिया 30। सो इफेक्टिव डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन उसने अप्लाई किया है, यानी जब जिस दिन उसने लिमिट क्रॉस कर दी है और उससे एक्सीडिंग टर्नओवर चला गया है, वही डेट हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसको 30 दिनों के अंदर अंदर करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाओगे अप्लाई करोगे उस दिन से होगा। इफ अप्लाई ऑन 31st, अगर उसने अप्लाई किया है 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर वुड बी द आंसर। एनी डिफरेंस, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो हाँ, अगर 30 दिन ऊपर हो चुके हैं, यानी 31st से फर्क क्या पड़ेगा कि उसका 30 दिन का रूल जो है वो बढ़ गया है। सो हियर द डेट ऑफ विद रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड। ओके, यानी यहाँ पे कोई जो रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड डेट होगा उसके हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट, ये जो हमने डिस्कस किया ये सारे केस स्टडीज थे। ऐसे ही केस स्टडीज हम जीएसटी के और बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी लेके हम आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे आप वीडियोस देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।